हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ वीडियो से हमारा चल रहा है पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। पोटेंशियल स्टेप में हमने दो अलग अलग रीजंस के लिए कर रहे हैं और दो अलग अलग केसेस के लिए कर रहे हैं ना। पहला केस हम किसके लिए कर रहे हैं, ई इज लेस देन वी नॉट के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने दो रीज़न निकाला है, रीज़न फर्स्ट और रीज़न सेकंड। ठीक है, रीज़न फर्स्ट और रीज़न सेकंड के सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम बाउंड्री कंडीशन हमने पिछले वीडियो में लगा लिया था। ठीक है, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगा करके ये दो इक्वेशन मिली थी 8 और 9। ठीक है, उनको हमने सॉल्व किया है ना। एक बार हमने उनका सम किया, सम करने से मेरे को डी की वैल्यू मिली ए की फॉर्म में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने से मेरे को बी की वैल्यू मिल गई ए की फॉर्म में। समझ में आ गई, इससे मेरे को इक्वेशन 11 मिल गई। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 10 और 11 को किस में रखा, सॉल्यूशन में, है ना, यहाँ पर। यानी कि बी की वैल्यू रख दी यहाँ पर और डी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, जिससे मेरे को ये मिला है ना। लास्ट ये हो गया था अपना। ठीक है, चले आगे देखें हम। तो हम इस तरीके से हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन 12 मिल गई और एक ये इक्वेशन 13 मिल गई। इक्वेशन 12 जो है वो किसके लिए, फर्स्ट है, फर्स्ट रीज़न के लिए, यानी कि फर्स्ट रीज़न मतलब लेस देन ज़ीरो के लिए। ठीक है, और दूसरी जो मिली है वो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मिली है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब देखो भाई, जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है, तो अपन उसको एक बार में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसको बीच बीच में अपन को क्या करना पड़ता है, टुकड़ों में करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब डेली का डेली पढ़ोगे तो आपके रजिस्टर में तो एक साथ नोट होता जा रहा है ना, तो अगला पढ़ने से पहले एक बार पिछले को देख लिया करो। ठीक है, फिर जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, उस दिन फिर उसको पूरे को एक बार शुरू से लेके लास्ट तक देख करके फिर उसके कॉपी में प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्योंकि बीच बीच में अपन टुकड़ों में पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन जब आप इसको कंप्लीट हो जाने पर या साथ साथ लेकर के पिछला पढ़ते चलोगे और कंप्लीट हो जाने पर पूरा एक साथ देखोगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। ठीक है भाई, तो हम क्या कर चुके हैं, ये साई फर्स्ट और साई सेकंड में हम क्या क्या निकाल चुके हैं, बी और डी की वैल्यू यहाँ पे रख चुके हैं। तो साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स में केवल एक ही अननोन वैल्यू बचे, केवल वो क्या है, ए। ठीक है, और बाकी दो अननोन वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है ना, आगे हम देखेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना। लेकिन उसको समझने से पहले, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी तब समझ में आएगी, इसी की सब हेडिंग है, इसी टॉपिक में चल रही है, वो तब समझ में आएगी जब हम क्या समझ लेंगे, इंसिडेंट वेव फंक्शन को, है ना, दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को और तीसरा ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन को, यानी कि आपतित तरंग फलन, परावर्तित तरंग फलन और पारगमित तरंग फलन को समझ लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, रीज़न फर्स्ट में जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें दो टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये किसको बताती है, आपतित तरंग फलन को बताती है, बताया था मैंने ये वाली बात आपको। और जो सेकंड टर्म मिलती है आपको, ये किसको बताती है, परावर्तित तरंग फलन को बताती है। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा, जो हमारा पोटेंशियल स्टेप था उसमें पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन कब, किसके लिए, जब ई की वैल्यू क्या है, लेस देन वी नॉट है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स के लिए ये वाला फलन है। ठीक है, लेकिन वो उस बैरियर से टकराया, जो वी नॉट का हमने बाउंड्री ली है उससे टकराया, टकराने के बाद वो वापस गया, क्योंकि हम सेकंड रीजन में नहीं जा सकते, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन की। तो वो उस बाउंड्री से टकराया, टकरा कर वापस गया, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसने मूव किया, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या है, माइनस एक्स। तो ये बताता है इंसिडेंट वेव फंक्शन को, ये किसको बताता है, ये किसको बताता है, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न तब आएगा जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है। x ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जो हमारा पोटेंशियल स्टेप था, अब मेरा पार्टिकल यहाँ है सेकंड रीज़न में, है ना। तो पार्टिकल मेरा आया, फिर वो रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन अब पार्टिकल फिर यहाँ कैसे आ गया, ट्रांसमिटेड में कैसे आ गया, मतलब ये सेकंड रीजन में कैसे आएगा, सेकंड रीजन में तब आएगा जब कुछ पार्टिकल होंगे जो यहाँ इस बैरियर को या इस दीवार को पार करके सेकंड रीजन में आ जाए, तभी तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सेकंड रीजन में भी हमें फंक्शन की परिमित वैल्यू मिल रही है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड रीजन है उसमें भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पाई जाती है। भले ही ये प्रायिकता हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, डिक्रीजिंग, ये जो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स है वो किसको बता रहा है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल को बता रहा है, यानी कि घटता हुआ चर घातांकी रूप से घट रही है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मुझे सेकंड रीजन में मिल रही है। वो कब पॉसिबल है, जब वो इस बैरियर को या इस दीवार को पार करके कुछ पार्टिकल सेकंड रीजन में आ जाए। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती ना इधर, तो फिर मुझे ये फंक्शन जीरो मिलता,
लेकिन सेकंड रीज़न में पॉसिबिलिटी है। कब? जब E इज़ लेस देन V0 है। समझ में आ गई बात? जब E इज़ ग्रेटर देन V0 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमारा पार्टिकल की एनर्जी इस V0 से ऊपर है, तब तो वो जा ही सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ कैसे गया? समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको अपन और आगे भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो मुझे समझाना है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो उसको समझाने के लिए मुझे 2-3 चीज़ें आपको मार्क करनी पड़ेंगी, और वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी, देखें, आपतित तरंग फलन, ठीक है, जो आपकी है नेक्स्ट इसमें टॉपिक में, वो है आपतित तरंग फलन, यानी कि इंसिडेंट वेव फंक्शन। इधर मत देखो आप, इधर देखो, कंफ्यूज हो गए मेरे ना, पेज ख़त्म हो गए हैं, मैं लेकर आऊँगी उनको, फिर उसमें पढ़ाऊँगी, आज रजिस्टर में ही पढ़ लो, ठीक है। इंसिडेंट वेव फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं आपतित तरंग फलन, ठीक है। फटाफट से बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो किस में मिलता है? इन रीजन फर्स्ट, यानी कि जब x इज लेस देन क्या है? 0 है, ठीक है। साई फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना मिला था? a e की पावर j k x, है ना। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फंक्शन। if we multiply this function with time dependent पार्ट, यानी कि समय पर निर्भर भाग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जो साई फर्स्ट एक्स है वो कितना बन जाएगा? a e की पावर j के x, और टाइम डिपेंडेंट पार्ट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस का j e t बाई एच कट, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, और ये पहले से डिसाइडेड है पर्टिकुलर फंक्शन से। जो हमने जब टोटल सॉल्यूशन निकाला था तो वहाँ पे भी तो मैंने एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट से मल्टीप्लाई किया था, आपको याद होगा पिछले उसमें, ठीक है। तो ये डिसाइडेड पार्ट है, ये चेक किया हुआ है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ई की पावर माइनस का जे ई टी बाई एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या कहलाता है? इंसिडेंट वेव फंक्शन, ठीक है। ये क्या मिलता है आपको? ये क्या कहलाता है? आपतित तरंग फलन कहलाता है। और इसमें जो है पार्टिकल जो मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा? लेफ्ट टू राइट, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? देयरफॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन लिखाएंगे, ड्यू टू इंसिडेंट वेव फंक्शन पार्टिकल विल मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट टू राइट। समझ में आगे बात? ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट क्या आता है आपका? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, है ना, या फिर परावर्तित तरंग फलन। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे? रीजन फर्स्ट में ही मिलेगा, इन रीजन फर्स्ट। और कब? जब लेस देन 0 रिफ्लेक्टेड, क्योंकि मैंने बताया था ना साई फर्स्ट में ही 2 पार्ट हैं, एक तो है उसके लिए इंसिडेंट के लिए, और एक है रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है। तो इसमें जो साई सेकेंड एक्स मुझे मिलता है, ये क्या मिलता है? बी ई की पावर माइनस जे के एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इतना ही जितना यहाँ पे था ना, ई की पावर माइनस का जे ई टी बाय एच कट, वी विल गेट साई सेकेंड एक्स इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का जे के एक्स ई की पावर माइनस का जे ई टी बाय एच कट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, यानी कि ये क्या कहलाता है? परावर्तित तरंग फलन। मैंने क्या किया? जो मेरा वो पार्ट था उसको समय पर निर्भर भाग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे को क्या मिल गया? रिफ्लेक्टेड या परावर्तित तरंग फलन, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पर पार्टिकल जो है, हेयर पार्टिकल विल मूव राइट टू लेफ्ट, पार्टिकल विल मूव अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन मतलब राइट टू लेफ्ट। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है ना। ये तो हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित। नेक्स्ट है आपका
पारगमित, ठीक है। तो नेक्स्ट उसको ध्यान से समझो आप। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन बोले तो पारगमित तरंग फलन, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो। आपका जो पोटेंशियल स्टेप था वो कैसे है, इस तरीके से ही तो है। ये आपका फंक्शन है, यहाँ पे इसको फंक्शन सॉल्यूशन को हमने y ले लिया, अगर आपने साई ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x है, समझ में आ गई। ये क्या है आपका, यहाँ पर पार्टिकल जो है पोटेंशियल स्टेप कैसा है, वो ऐसा है, यहाँ आपका इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये पोटेंशियल स्टेप है ना। अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो आ रहा है, तो उसके लिए वेव फंक्शन इस तरीके से होगा। मतलब उसके लिए जो वेव पार्टिकल खुद मूव कर रहा है, तो हमें डी ब्रॉगली से पता है ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, कि हर पार्टिकल से जुड़ी हुई एक तरंग होती है, ठीक है। उसी ने तो कहा था कि अगर तरंग की दो प्रकृति होती है, कण प्रकृति होती है, तो कण की भी एक और प्रकृति होती है, वो है तरंग प्रकृति। यानी कि हर कण से एक तरंग संबंधित होता है और हर तरंग से एक कण संबंधित होता है। ये वाली बात बोली थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ी हमने। तो पार्टिकल जब आ रहा है तो उसका तरंग फलन या उसकी वेव जो है वो इस तरीके की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इधर देखो, दोबारा देखो, ट्रांसमिटेड में इस तरीके से है, पोटेंशियल स्टेप हमारा इस तरीके से है, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है ऐसे ऐसे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रीज़न फर्स्ट में तो ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रीज़न सेकंड में उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, रीज़न फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन रीज़न सेकंड में प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गई। तो ये जो रीज़न कहलाता है ना, इस रीज़न को हम बोलते हैं क्लासिकल फॉरबिडन रीज़न। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है और लॉजिकल बात है, तो बिना समझे रटने से पार नहीं पड़ेगी। क्लासिकल फॉरबिडन रीज़न, या हिंदी में बोलते हैं इसको चिर सम्मत वर्जित क्षेत्र। मतलब ये कि क्लासिकली पार्टिकल इस रीज़न में पॉसिबल नहीं है। ये कौन सा रीज़न है, ये रीज़न है आपका सेकंड। कौन सा रीज़न है, रीज़न सेकंड। तो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स इस वाले रीज़न को डिस्क्राइब नहीं करती है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल विल हैव ज़ीरो प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस रीज़न। बात समझ में आई। यानी कि पार्टिकल इस रीज़न में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल फॉरबिडन रीज़न या फिर चिर सम्मत वर्जित क्षेत्र। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स दिस इज पॉसिबल टू फाइंड अ पार्टिकल इनटू रीज़न सेकंड। यानी कि सेकंड रीज़न में पार्टिकल की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सेकंड रीज़न में पार्टिकल आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हम तो देख रहे हैं ना, हम ये सारा काम किससे कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकली तो कर रहे हैं। तो देखो ना, सेकंड रीजन में आपको क्या मिला है, ये अच्छा देखो, ये आपका इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, इसको आर से शो करना, ठीक है। हमने जो सेकंड रीजन है उसमें हमने निकाली तो है फंक्शन। अगर सेकंड रीजन में क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल पॉसिबल नहीं होता इधर, तो इसका मतलब मुझे ये साई सेकंड जीरो मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिली है, मुझे फंक्शन मिला है। फंक्शन मिला है तो प्रोबेबिलिटी भी तो मिलेगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे तो निकालते हो प्रोबेबिलिटी। तो फंक्शन पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल है। अगर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो तब होती जब फंक्शन ज़ीरो हो जाता। बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स आपकी जो ये होगा, ये इस तरीके से होगा, यानी कि चरघातांकी रूप से पार्टिकल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। ये मैंने ग्राफ किसका बनाया है, पार्टिकल का जो मोशन है, उसको जो तरंग उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव है उसके लिए बनाया है। तो पार्टिकल के यहाँ सेकंड रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो चरघातांकी रूप से घटती जाती है। ये मैं मन से नहीं कह रही हूँ, ये मैं बता चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो चरघातांकी रूप से कम हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी चरघातांकी रूप से कम होगी। बात मेरी समझ में आ रही है, मेरी बात पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो दिस रीजन इज सेड टू बी क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन, देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स देयर विल बी अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, बट द डिफरेंस इज पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चरघातांकी रूप से घटती जाएगी। समझ में आ गई बात। फंक्शन जो है वो घटता है चरघातांकी रूप से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स in reason second, in reason second, reason second means
सेकेंड रीजन मतलब ग्रेटर देन जीरो. इन रीजन सेकेंड, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो. यानी कि तरंग फलन कण का इस दूसरे रीजन में शून्य नहीं होता. समझ में आ गई बात आपको? यानी कि उसका कुछ अंश क्लासिकल रीजन में पॉसिबल है. ठीक है. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन यानी कि चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? पी एक्स से शो करेंगे और वो कितनी होगी? साई सेकेंड स्टार साई सेकेंड. ठीक है, इतनी तो होगी. इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि साई सेकेंड के मॉड का स्क्वायर, यानी कि कितनी होगी? साई सेकेंड कितना था? डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, तो यानी कि डी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स. ये तो आएगी डी स्क्वायर मतलब मॉड डी स्क्वायर. ये हो गई प्रोबेबिलिटी. तो ये कैसी है? चर घातांकी रूप से घटती है. समझ में आ गई बात आपको? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स देयर विल बी zero probability of the particle in second reason, but according to quantum physics there will be finite probability of the particle into second reason, है ना. and this probability will decrease exponentially, यानी कि चर घातांकी रूप से घटती जाएगी. समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ classical physics and quantum physics is that according to classical physics particle cannot enter into second reason, but according to quantum physics there will be finite probability of particle into second reason, and this probability will decrease exponentially according to diagram. राइटिंग समझ लेना, है ना. इतनी गंदी तो नहीं लिख रही हूँ मैं, और बोल भी रही हूँ तो समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दिस प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली. सो हमने थ्योरेटिकली भी ये बता दिया, हमने प्रैक्टिकली भी ये बता दिया, हमने ग्राफिकली भी ये शो कर दिया कि देयर विल बी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली. बात समझ में आ गई? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, डेरिवेशन तो हर कोई समझ लेगा, बट कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंसेप्ट जब समझ में बैठेगा तो ही पढ़ने में मज़ा आएगा. बात समझ में आ गई? अब इसमें एक चीज़ हम बताएंगे, ये प्रोबेबिलिटी कैसे मिली, क्यों मिली, इसको हम बताएंगे पेनिट्रेशन डेप्थ से मतलब है भेदन दूरी, यानी कि कितना भेदेगा ये, इसकी कितनी क्षमता होगी वो हम चेक करेंगे, जिसको मैं बताऊंगी. ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. समझ में आ गई बात? ओके, थैंक यू.